Second chapter is electric potential and capacitance तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। Potential energy, what is potential energy? Potential energy is the energy possessed by virtue of position or configuration। मतलब कोई ऑब्जेक्ट किस जगह पर रखा है या फिर उसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, उस वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो जब हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन की वजह से होती है, इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेशल पोजीशन होती होगी तभी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वो स्पेशल पोजीशन क्या होनी चाहिए? दैट स्पेशल पोजीशन इज कि वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तभी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, अदरवाइज उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ओके, अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये चैप्टर 6 में 11th में वर्क एनर्जी पावर में होता था, तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वहां पर हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है, दिस इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, तब उसके अंदर हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, तो हाउ विल यू नो कि पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? हाउ विल यू नो कि पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो बहुत ही सिंपल सा काम है पता करने के लिए। मान लो ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और अब अगर मैं चार्ज पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं छोड़ देता हूँ और छोड़ने से क्या किया, अपने आप मूव कर गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसको हम ऐसे ही छोड़ दें स्पेस में और वो अपने आप मूव कर जाएगा, तो हम बोलेंगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी नहीं। ओके, तो हम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर देखें तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सपोज हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। ओके, और यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर एक चार्ज पार्टिकल लेता हूँ, तो ये वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर अभी अगर इसको रिलीज कर दिया जाए तो क्या ये इधर भागेगा? राइट, ये पार्टिकल इधर नहीं भागने वाला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखा हुआ है। और अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ पर रख दूं तो फिर क्या होगा, ये पार्टिकल दूर की तरफ भागने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी और जब मैंने इसको यहाँ पर रखा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ओके, तो अब ऐसा हमने क्या किया कि इसके अंदर पहले पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी और बाद में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो हमने क्या किया है, हमने इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से पकड़ करके यहाँ तक मूव करके लाए हैं, फोर्स लगा करके इस पार्टिकल को खींच करके मैं कहाँ ले आया, इधर। तो यहाँ पर इस पार्टिकल को लाने के लिए क्या करना पड़ा होगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन, यस सर, अंडरस्टूड। अब जो वर्क डन मैंने इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन किया, वही वर्क डन इसमें स्टोर हो गया एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टूड है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स क्या है? तो जो हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, वो इसमें स्टोर हो जाता है एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर जो वर्क डन किया दैट विल बी इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम यूज इट नोट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और कि ये पॉइंट जहां पर ये पहले लोकेटेड था, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पा रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी। ओके, अच्छा, अब एक बात हो, इस इन्फिनिटी से अभी मैं इसको यहां पर लेकर के आया हूं एट दिस पॉइंट, जो कि यहां से एक डिस्टेंस r1 पे लोकेटेड है। अगर मैं यहीं से इस चार्ज पार्टिकल को कहीं यहां लेकर के आता, जो कि डिस्टेंस r2 पे लोकेटेड है, यहां से यहां लेकर के आता, तो वर्क डन सेम होता या डिफरेंट होता? वर्क डन सेम होता या डिफरेंट होता? डिफरेंट वर्क डन होता। भाई यहाँ पे इतना डिस्टेंस मूव किया, यहाँ पे इतना डिस्टेंस मूव किया है, तो ऑब्वियसली वर्क डन डिफरेंट होगा। तो अगर वर्क डन डिफरेंट है तो इस जगह ये जो W1 हमने किया और जो U1 पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, यहाँ पर क्या होता, W2 वर्क डन होता और U2 पोटेंशियल एनर्जी होता। इसका मतलब क्या है कि ये इस जगह पर और इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अलग अलग है, राइट? तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम बोलेंगे
तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमेशा कही जाती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? चार्ज पार्टिकल की होगी, राइट, एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टूड? तो पोटेंशियल जो है वो, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होती है, मतलब कि इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी और इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। अंडरस्टूड है? Yes, sir. बिल्कुल। और अगर मैं यहां से इसको मान लो, ये जो पार्टिकल था इसको मैं यहां से यहां तक मूव कराता हूं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव कराता हूं, यहां से लेके यहां तक, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? ये जो चीज वर्क डन होगा भाई, यहां से लेके यहां पर जाने वर्क डन होगा ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? हमारा डेल्टा यू। ठीक है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? इसकी तीनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये हमारा किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू वर्क डन in bringing the charge from, कहां से लेकर के आए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को? यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए, कहां से लाए हैं? इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अंडरस्टूड? क्लियर है ये बात? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर या यहाँ पर, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये तो हमारा, यानी कि ये वाला वर्क डन हो या ये वाला वर्क डन हो, दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, देन दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। कैसे? तो इसको हम लिखेंगे कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम one point to the other point, ठीक है, in the electric field against the electrostatic force is equal to change in its इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ आई? हाँ भाई, क्लियर? अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अंडरस्टूड? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या है? जब ये चार्ज पार्टिकल को मैं यहां से लेकर के यहां पर लेकर के आऊंगा, तो ये इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? ये वाला चार्ज पार्टिकल जब मैं इसको यहां से यहां ला रहा हूं, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल कर रहा होगा या अट्रैक्ट कर रहा होगा? यहां से यहां तक रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, और वो रिपल्शन बढ़ रही है यहाँ पे लाने में। इसका मतलब Yes, जब sir. मैं यहाँ पर जब यहाँ पर मेरा चार्ज पार्टिकल लोकेटेड है और मैं इसको यहाँ से ऐसे ला रहा हूँ, तो मुझे एक इसकी फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। मतलब ये चार्ज पार्टिकल नहीं चाहता कि ये इसके पास आए, तो मुझे इसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है ना। तो ये अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा है, दैट विल बी इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और चेंज भी कैसा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे। अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज देखो, ये मैंने ऐसे क्यों बोला कि यहाँ पर ऐसा होता? अगर मान लो जो चार्ज पार्टिकल था, मैं इसको यहाँ पर से इधर मूव कराने की बजाय मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से इधर मूव कराता हूँ ऐसे, ओके, और ये दोनों पॉइंट जो हैं ये बराबर डिस्टेंस पर हैं, ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं। अंडरस्टूड?
तो जितनी फोर्स यहां पर लग रही होगी उतनी फोर्स यहां पे लगेगी। क्लियर है भाई? यस सर। तो जितनी फोर्स भाई, क्योंकि डिस्टेंस है वो आर ही रहा, यहाँ पे भी आर था, यहाँ पे भी आर था। चार्ज दोनों का जो पहले था वही बाद में है, वो भी मैंने चेंज नहीं किया। तो हमारा फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ना मैंने Q1 चेंज किया, ना मैंने Q2 चेंज किया, ना मैंने आर चेंज किया, तो फोर्स भी उतनी रहेगी। अगर फोर्स उतनी ही रही तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा हमारा? जीरो। कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये बात में कोई दिक्कत तो बोलो। नो सर। क्लियर है सबको? अभिषेक तुमको समझ आ रहा है? ठीक। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तभी होगा जब व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट और अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अलोंग करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, अगेंस्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो बात रही, बट ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये फोर्स के अगेंस्ट या अलोंग वर्क डन नहीं होगा तो डेल्टा यू हमारा जीरो हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो पहले डेफिनेशन ये लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, ये वाली डेफिनेशन। करो, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखना, फिर ये डायग्राम बना लो, फिर ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख लेना। तो एक्सप्रेशन देखते हैं जरा कि एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। अंडरस्टूड? अच्छा, अब हमने क्या किया यहाँ पर कि ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, दिस इज Q, और यहां से इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज पार्टिकल को यहां तक लेकर के आ रहे हैं एट अ पॉइंट P, ओके, which is located at a distance small r from this charge particle. हाँ बोलो। ये पॉइंट पी है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ये कुछ ऐसे है, समझो। अंडरस्टूड? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अंडरस्टूड? अब जब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करा रहे होंगे तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करते ही हम किसी भी पॉइंट पर ला सकते हैं यहाँ पर। तो जब हम इसको यहाँ से मूव करा करके लेकर के आ रहे हैं तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको लेट सपोज ये वाला, ये तो हमारा आर हो गया, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है dx। मतलब यहाँ पर जरा ध्यान समझना, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर एंटर कर जाएगा तो फोर्स जो है वो चेंज होती रहेगी ना भाई। यहाँ पर फोर्स अलग होगी, यहाँ फोर्स अलग होगी, यहाँ फोर्स अलग होगी, यहाँ फोर्स अलग होगी, तो हर एक जगह पर फोर्स अलग अलग है। जब हम वर्क डन करते हैं तो वर्क डन हमारा क्या होता है? वर्क डन होता है एफ कॉस थीटा। अंडरस्टूड? और यहाँ पे थीटा तो हमको दिख रहा है कितना हो जाएगा भाई, फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, थीटा तो हमारा ये होगा। हाँ, अब यहाँ पर जरा एक चीज समझना कि जब हम इसको मूव करा रहे हैं तो ये फोर्स में जब हम वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो ये r की वैल्यू कितनी रखें? क्या हम इसका डिस्टेंस यहां तक का रखेंगे या डिस्टेंस यहां का रखेंगे या बीच का कोई रखेंगे? सोचो, जो r की वैल्यू है इसको कौन सी रखी जाए? तो इसकी वैल्यू हम कोई भी नहीं रख सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे रखा तो बाकी टाइम तो फोर्स कम थी तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैंने ये वाली वैल्यू रखी तो बाकी टाइम तो फोर्स ज्यादा थी तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी।
तो जब भी हमारी वेरिएबल फोर्स होती है कि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या मानते हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए ये छोटा सा dx डिस्टेंस है, इस dx डिस्टेंस पे मूव कराने पर हमारी फोर्स नेग्लिजिबली चेंज होगी, लगभग कांस्टेंट रहेगी। अंडरस्टूड? तो वी कंसीडर दैट द फोर्स इज कांस्टेंट इन दिस dx सेगमेंट, और ये dx सेगमेंट यहाँ से जो है ये x डिस्टेंस पर लोकेटेड था। अंडरस्टूड? तो अब अगर हम देखें कि स्मॉल वर्क डन in moving the charge particle ठीक है, by a small distance ठीक है, small distance dx, तो ये क्या आ जाएगा, dw will be f dx cos theta। अंडरस्टूड? हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। तो ये हमारी फोर्स क्या है, ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स थी और ये dx है, तो हम बोलेंगे सिंस dx एंड अप्लाइड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इज 0 डिग्री। अब सवाल ये आता है कि ये जो अप्लाइड फोर्स है ये है कितनी, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, जितनी यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ना, जितनी यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इसको मैं Q नॉट कर लेता हूँ जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जरा बात को समझना बहुत ही ध्यान से कि जो हम फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं इस चार्ज को, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, इसको मूव करने में जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इस वाले चार्ज की जो फोर्स होगी रिपेल करने वाली, उस फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए ना? ये बात सबको क्लियर है कि अगर मैं यहाँ से इसको आगे मूव करा रहा हूं, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये इसको पीछे तक पुश कर रहा है, तो जो हमारी ताकत है वो इसके ताकत से ज्यादा होनी चाहिए। अब लेकिन बात ये आती है कि ज्यादा का मतलब, ज्यादा का कोई वैल्यू तो होती नहीं है, ज्यादा तो कितनी भी ज्यादा हो सकती है, तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमने एक वैल्यू फिक्स कर दी, हम बोलते हैं कि सिंस वी ब्रिंग द चार्ज पार्टिकल वेरी स्लोली, बहुत ही स्लोली लेकर के आना होता है, और जब बहुत ही स्लोली लेके आएंगे इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एफ अप्लाइड है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ रिपल्शन हियर। अंडरस्टूड? तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूं तो ये जो हमारा dw है ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एफ dx। ओके, अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो f कितना है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx, और ये हमारा यहाँ पर, इसको बाद में करेंगे इंटीग्रेट। तो टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन in bringing the charge from infinity to point P at a distance r। ओके, कैसे करेंगे? तो W will be इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, q नॉट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और dx। ओके, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद फिर आगे करते हैं। लिखना, लेट अस कंसीडर, पहले कंसीडरेशन लिखो फिर करना। लेट अस कंसीडर a test charge q naught, ठीक है, located at
infinite distance from a charge q, infinite distance from a charge small q and brought to a position p, inside the electric field, inside the electric field very slowly against the electrostatic force, ओके। अब छाप दो पूरा, ये करो, आगे देखें इसको। तो इसमें से यहाँ पर W इज इक्वल्स टू ये -1/4πε0 Q नॉट तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/r²1/x² dx, ओके। और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इन्फिनिटी से r, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/4πε0 Q नॉट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ, समझने में आसानी रहेगी, x⁻² dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1/4πε0 Q नॉट, और इट विल बी x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और कहां से कहां तक करना है, इन्फिनिटी से r। तो ये हो जाएगा -1/4πε0 Q नॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ, दिस विल बी x⁻⁻1, यानी कि इसको 1/x कर सकते हैं हम, और ये -2 + 1 हो जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, इट विल बी इन्फिनिटी टू r, ओके। एंड लास्ट वाले स्टेप में नीचे, तो 1/4πε0, ये इसको मैं अंदर भेज दूं। तो इसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा, इट विल बी, एक मिनट, यहाँ पे Q नॉट भी था, 1/4πε0 Q नॉट और 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ओके। ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी 1/4πε0, ओके, Q नॉट, और अंदर क्या, एक मिनट, ये देखने में दिक्कत होगी, लिख देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q नॉट 1/r minus 1/infinity, okay, so it will be 1/4πε0, और ये 1/infinity क्या हो जाएगा, 1/infinity is 0, तो ये क्या बचा, Q नॉट डिवाइडेड बाय r। दिस इज योर वर्क डन, ओके, दिस इज योर वर्क डन। अब इसी में हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो ये कितना हो गया 1/4πε0 Q नॉट डिवाइडेड बाय r, राइट। फिर हम एक इसका जनरल एक्सप्रेशन बना लेंगे, लिखेंगे इन जनरल, तो इन जनरल इट इज U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r, दिस इज इट, ठीक है भाई। नोट कर लो इसको। तो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस,
तो यहाँ पर हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी जो निकाली थी ये सिंगल चार्ज पार्टिकल की निकाली थी, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में लिखेंगे। देखो जरा, अभी लिखना मत कोई भी। ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q2 और ये एक चार्ज पार्टिकल है Q3। हमें निकालना है इन तीनों की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो तीनों की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? मान लो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये है R12, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है R23 और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है R13। अंडरस्टूड? अब जो इसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की, वो ये कहती है कि ये तीनों चार्जेस को वन बाय वन इनकी पोजीशन पर जब हम इंफिनिटी से लाएंगे तो टोटल वर्क डन जो होता है दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैसे? पहले मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था, अभी कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, इधर ध्यान दो कि अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था, पहले मैं Q1 को लेकर के आया तो कुछ वर्क डन किया होगा पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक लाने में। फिर मैंने यहाँ पर ये इसको Q2 को लेकर के आया, जब Q1 ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है तो कुछ दूसरा वर्क डन हुआ होगा। फिर हम Q3 को लेकर के आए, जब दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो कुछ वर्क डन हुआ होगा, यानी कि 3 बार वर्क डन हुआ, W1, W2 और W3। ओके, और ये तीनों वर्क डन के सम को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात समझ आई? अभी क्लियर एवरीवन? एक एक करके इंफिनिटी से उनको उनकी जगह पर लाते जा रहे हैं और जो टोटल वर्क डन होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट्स अंडरस्टूड? क्लियर है भाई? एवरीवन? यस सर। चलो, तो यहां तक बात क्लियर है। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम infinity to its present location। ओके, इंफिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो क्या होगा? Q1 को when no other charge is present in its neighborhood, जब यहां पर कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो एक बात देखो, जब यहाँ पर पहले इंफिनिटी पर थे वहां पर कोई चार्ज नहीं था, फिर जहां पर लेकर के आए वहां भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ना वहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर नहीं होगी। तो हम बोलेंगे कोई भी, क्योंकि पोटेंशियल इंफिनिटी पर भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, जिस जगह पर लाए हैं क्योंकि ये दोनों चार्जेस पहले तो प्रेजेंट थे नहीं, खाली इसी को लेकर के आए इंफिनिटी से यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। देयरफॉर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे भी जीरो थी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी जीरो है। अंडरस्टूड? देयरफॉर ये वर्क डन क्या होगा? दिस वर्क डन विल बी जीरो। राइट? अच्छा, अब जब नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या आ जाएगा कि नाउ वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to its present location when charge Q2 or Q1 already present there। तो क्या हो जाएगा अब W2? तो W2 क्या हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अब देखो Q3 यहाँ पे नहीं है, Q1 को ला रहे हैं, सॉरी Q2 को ला रहे हैं इंफिनिटी से इसकी प्रेजेंट लोकेशन पे, जब Q1 यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो क्या ये बिल्कुल सेम वही बात नहीं होगी जो इससे पहले हमने डेरिवेशन करी है? बिल्कुल ये यहाँ पे नहीं है। ओके, ये नहीं है, Q1 है और Q2 को हम कहीं इंफिनिटी से यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, तो वही बात हो गई ना जिससे पहले वाले डेरिवेशन में करी थी। तो ये चीज बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा आएगा? R,
R12 R12 डिस्टेंस पर तो लेकर के आए इसको हम 2 को। इसके बाद नेक्स्ट में हम करते हैं वी ब्रिंग, ये W1 कर लेना इसको, वी ब्रिंग द चार्ज Q3 from infinity to its present location when Q1 and Q2 are located there. तो Q1 Q2 ऑलरेडी वहां पर रखे हुए हैं, तो अब W3 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये दोनों चार्जेस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, जब Q3 को हम लेकर के आएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वजह से होगी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइड Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। ठीक है, इसके बाद जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट U विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। ओके, तो पहले इसको लिख लो, फिर आगे थोड़ा सा ये बस सॉल्व करना और कुछ नहीं है। तो लिखना जरा, लिखना potential energy of a system of charges, potential energy of a system of charges is equal to the amount of work required to be done in bringing all the charges from infinity to their present location, डन। आगे लिखना, let us consider three charges Q1 Q2 and Q3, located at distances R1 R2 and R3। अच्छा एक मिनट, जहां पे लिखा ना प्रेजेंट लोकेशन, वहां पे एक चीज ऐड करना, प्रेजेंट लोकेशन 1 by 1, प्रेजेंट लोकेशन के बाद 1 by 1। ओके, प्रेजेंट लोकेशन 1 by 1। उसके बाद कंसीडरेशन में लिख लो, लेट अस कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 and Q3 located at a distance R12 R23 and R13 and R13 from each other। ठीक है, बस अब छाप दो ये बना करके पूरा, करो नोट करो। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, W1 तो 0 था ही, और W2 W3 वैल्यू पुट कर लेना अपने आप। तो इट विल बी Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q4 अपॉन Q1 Q3 डिवाइड बाय R1। तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ये याद रखना कि जब कभी भी हमको ऐसे करना है तो जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने सारे कॉम्बिनेशन हमको बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ 4 चार्जेस, जब 4 होंगे तो ये क्या बनेगा, U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, Q2 Q3 डिवाइड बाय R23, Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R24, Q4 Q1
divided by R41 plus Q1 Q3 divided by R13 plus Q2 Q4 divided by R24. तो सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे 1 2 2 3 3 4 है 1 2 2 3 3 4 4 1 और 1 3 और 2 4 सारे कॉम्बिनेशन। जैसे ये हो गया ना, देखो यहाँ पर ये हमारे 4 हो गए कैसे, तो ये 1 2 3 और 4 है, तो 1 2 2 3 3 4 4 1 और फिर 1 3 और 2 4 सारे बनाने हैं जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। अंडरस्टूड? कर लो इसको। इसको करने के बाद में एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, ये जरा क्वेश्चन देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 20। करो जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 20। इसको नोट कर लो, बताता हूँ कैसे होगा। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। बिल्कुल वही कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, Q1 Q2 अपॉन R। ओके, तो हमारा ये देखो, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और R कितना हो जाएगा, ये -3 और +3 दे रखा है ना, तो -3 से +3 का डिस्टेंस कितना हो गया भाई टोटल, और दोनों एक्स एक्सिस पे है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट भी कर लेना, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अंडरस्टूड? और Q1 Q2 ये दोनों दे रखे हैं, माइक्रो कूलाम में है, इसको भी कूलाम में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻⁻6 करके, और इसकी वैल्यू हमको मालूम ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹। करो, सॉल्व करो, यू निकालो फटाफट कितना आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -120 जूल। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 16। सब लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल हमारा ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आने पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब ये दोनों जो हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आ जाएंगे, तो इनमें जो इनकी काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अंडरस्टूड? तो जब पूरी काइनेटिक एनर्जी खर्च होकर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तब ये दोनों चार्ज पार्टिकल, दोनों इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर आ जाएंगे। तो इनसे हमसे वही डिस्टेंस पूछा है कि वो डिस्टेंस बताओ जब ये रेस्ट पर आ जाएंगे। तो ये हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट R, हमें ये R निकालना है। हो जाएगा? कैसे करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी दोनों की, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों मूव कर रहे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। हो जाएगा? हाँ भाई, इसको लिख लो, मैं बोर्ड पे करा देता हूं। ठीक है, देखो जरा, look at this। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ से मूव करके आया, काइनेटिक एनर्जी लूज करी, ये यहाँ से मूव करके आया, काइनेटिक एनर्जी लूज करी, और ये कुछ डिस्टेंस R पर आ गया। ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमको बराबर रखना है ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम ले लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय R। ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और काइनेटिक एनर्जी कितना है, 2 × ½ mv²। राइट? अब हमारे पास वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ इस E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19। R हमको निकालना है।
मास मास गिवन है, एक मिनट, क्या गिवन है इसका, वेलोसिटी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है हमको वेलोसिटी गिवन है ना। हाँ, तो वेलोसिटी जो ये मास कितना हो गया, मास है 9.1 10⁻⁻31, वेलोसिटी गिवन है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो सॉल्व करके आर निकाल देंगे बस, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नो